Once again, welcome back to Gyanadda, a complete knowledge hub. Today we are discussing current affairs of 30th June. And the very first current affair is on your screen, guys. What is the name of India's first indigenous vaccine candidate? इंडिया की सबसे पहली इंडिजीनियस मतलब मेड इन इंडिया वैक्सीन कैंडिडेट कौन सी है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन कैंडिडेट बन चुकी है। इसका भी ट्रायल होना बाकी है, ह्यूमन ट्रायल के लिए ये जा चुकी हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे भी अपडेट्स आना बाकी हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर इस वीडियो को आप किसी और प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, वहाँ से डायरेक्टली मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। चैनल पे बहुत सारी और भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, लाइक जीएसटी, मार्केटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर भी मैं वीडियोस टाइमली अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली आपके लिए कस्टमाइज वे में किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर अपना टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी आपके कस्टमाइज्ड वे में आपके लिए मैं वीडियो बना सकूँ। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं कोवैक्सीन से रिलेटेड। डीजीसीआई ने अभी हाल ही में अप्रूवल दिया हुआ है 30 जून को कि इंडिया की पहली वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरर है भारत बायोटेक, इसने इसमें मेडिसिन को बना लिया है कोवैक्सीन का। अब इसका ट्रायल होना बाकी है। डीजीसीआई का फुल फॉर्म देख लो आप, इंपॉर्टेंट है। डीजीसीआई का फुल फॉर्म है द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया हुआ है इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भारत बायोटेक्स कोविड वैक्सीन कैंडिडेट्स कोवैक्सीन। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो भारत बायोटेक का भी नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर हैं इस पर्टिकुलर मेडिसिन का। तो कोवैक्सीन इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन कैंडिडेट। भारत बायोटेक कैन नाउ इनिशिएट फेज 1 एंड फेज 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के सबसे पहले फेज़ 1 और फेज़ 2 के कुछ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, उसके बाद ही ये पर्टिकुलर जो मेडिसिन है वो नॉर्मल शॉप्स पे या नॉर्मल पब्लिक्स के लिए अवेलेबल हो पाएगी। तो इसका फ़िलहाल ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स होना बाकी है। इसके लिए अप्रूवल मिल चुका है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये आप देख लेना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत बायोटेक का भी नाम इंपॉर्टेंट है और कोवैक्सीन ही तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 30 जून को ये रिलीज़ हुआ है इंडिजीनियस वैक्सीन कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर अनलॉक 2.0 the government has extended lockdown in containment zone till which date? अनलॉक लॉकडाउन 2.0 के अंतर्गत में गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया हुआ है लॉकडाउन। कंटेनमेंट जोन मतलब उस जोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा संक्रमित लोग बहुत ज़्यादा हैं कोविड-19 से रिलेटेड, तो वो कौन सी डेट तक कंटेनमेंट जोन को एक्सटेंड किया हुआ है लॉकडाउन को? तो राइट इसका आंसर है ऑप्शन सी, जुलाई 31 तक। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया हुआ है अनलॉक 2.0 के लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइंस 29 जून को। और इस न्यू गाइडलाइन में कुछ चीज़ें, कुछ रिलैक्सेशन भी दिए गए हुए हैं ऐसे एरियाज़ में जो कि कंटेनमेंट जोन के आउटसाइड के एरिया हैं, और कुछ एक्सटेंशन दिया गया हुआ है लॉकडाउन को, जो कंटेनमेंट जोन के एक्सटेंशंस हैं कि 31 जुलाई 2020 तक जो कंटेनमेंट जोन है, मतलब रेड जोन बोल सकते हो, या ऐसे जोन, ऐसे एरिया जहाँ पे कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे स्टिल लॉकडाउन रहेगा 31 जुलाई तक। और उन जगह पे जहाँ पे केसेस कम आ रहे हैं वहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज़ बैन हाउ मेनी चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। हाल ही में इंडिया ने बैन किया हुआ है कितने चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन को, ताकि वो भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 59। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज गाइस, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 59 एप्लीकेशन को इंडिया ने बैन कर दिया है और 59 एप्लीकेशन जो थे वो चाइनीज़ के थे, चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशन थे जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी को और इंटीग्रिटी को क्षति पहुंचा रहे थे, यहाँ की संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को और यहाँ की डिग्निटी को, इंडिया की पहचान को, कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक सहायता, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर नहीं जाते हैं। तो बेसिकली इंडिया ने इसको बैन कर दिया है। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, मतलब डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। द बैन वॉज इम्पोज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने इसको बैन किया हुआ है। आप अब इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर सकते हो अगर आपके फ़ोन में एप्लीकेशंस हैं। तो देखो ये एप्लीकेशन देख लो कि ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो ये कुछ 59 एप्लीकेशन की लिस्ट है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, तो ले लेना स्क्रीनशॉट, या वीडियो को पॉज करके देख लेना। टिकटॉक, शेयर इट,
KY, UC ब्राउज़र, बेडू मैप, शीन, क्लैश ऑफ किंग्स, ड्यू, बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, क्लब फैक्ट्री, रोमी, बहुत सारी एप्लीकेशंस, लाइक 59 एप्लीकेशन है, मैं सबको रीड नहीं करने वाली हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये सारे एप्लीकेशन बैन कर दिए गए हुए हैं क्योंकि इसके जो सर्वर थे ना, जो कि नेट से कनेक्टेड थे, जब आप टिकटॉक खोलते थे तो नेट से कनेक्टेड रहता था, उसके सर्वर चाइना के सर्वर से कनेक्टेड थे। तो आईटी ने, मतलब इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उस सर्वर को ही बैन कर दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने। तो वो अब एक्सेस ही नहीं हो पाएगा, इंटरनेट एरर बताएगा या आपका एप्लीकेशन ओपन ही नहीं होगा। नेक्स्ट है, द सेंटर हैज़ अनाउंस्ड एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टिल विच मंथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने अनाउंस किया हुआ एक्सटेंशन अनाउंस किया हुआ है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का एक्सटेंशन जो है एक्सटेंड किया गया हुआ है। इस स्कीम को किस महीने तक इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी, नवंबर 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जो स्कीम्स है उसको एक्सटेंड किया गया हुआ है। इस स्कीम के तहत क्या था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को अनाउंस किया था, और इस स्कीम के तहत जो पुअर है और जो माइग्रेंट हैं, जो गरीब लोग हैं और जो माइग्रेंट हैं, लेबरर्स हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे थे कोविड-19 के कोरोना के केसेस की वजह से, उनको फ्री में राशन दिया जा रहा था। तो इस फ्री की राशन की स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया हुआ है नवंबर 2020 तक। तो ये नवंबर 2020 तक इंडिया में कुछ उस टाइम तक फेस्टिव कुछ सीज़न रहेंगे, दिवाली वगैरह का टाइम रहता है, तो दिवाली तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब दिवाली तक फ्री राशन वगैरह दिया जाएगा गरीब लोगों को और माइग्रेंट्स वगैरह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन हैज़ पास्ड अ कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ? कौन सा वो स्टेट है जिसने हाल ही में पास किया हुआ है कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ? राइट, इसका आंसर है ऑप्शन बी, चाइना। चाइना के पार्लियामेंट ने 30 जून को पास किया हुआ है कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ, हांगकांग के लिए स्पेशली ये हांगकांग के लिए पास किया गया हुआ है। इस नई जो चाइना की अब जो नई सिक्योरिटी लॉ बनी हुई है उसमें चाइना ने कुछ चीज़ों को और इंक्लूड किया हुआ है अपने सिक्योरिटी लॉ के अंतर्गत में, जैसे कि चाइना अब उन चीज़ों को भी क्रिमिनलाइज ऑफेंस में कंक्लूड करेगी, जैसे कि अगर कोई सक्सेशन की बात करेगा, मतलब कोई अगर संबंध विच्छेद की बात करेगा, सबवर्शन की बात करेगा, कोई अलगाववाद की बात करेगा, लड़ाई की बात करेगा, या अगर कोई टेररिज्म और टेररिज्म एंड कंक्लूडिंग फॉरेन फोर्सेस से रिलेटेड अगर कोई टेररिज्म की बात करेगा, तो चाइना ने बोला है कि ये सारे सब्जेक्ट्स अगर फॉरेन फोर्सेस इंटरनेशनल लेवल पे अगर उठेंगे तो चाइना अपनी नई सिक्योरिटी लॉ के तहत उसको क्रिमिनलाइज ऑफेंस के रूप में देखेगा और उसी हिसाब से उसी के अनुरूप उसमें काम करेगा। तो जो इंपॉर्टेंट है उसमें यह है कि चाइना ने हाल ही में कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ को पास किया हुआ है, कुछ इसमें अमेंडमेंट किए हुए हैं, अपनी सिक्योरिटी को और चुस्त किया हुआ है और स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। तो राइट इसका आंसर है चाइना। चाइना ने ये कदम उठाया हुआ है। हांगकांग के लिए स्पेशली सिक्योरिटी लॉ जो है उसने कुछ नया फोर्सेस किए हुए हैं, अपने कुछ चेंजेस के साथ में क्रिमिनलाइज ऑफेंसेस कुछ ऐड किए हुए हैं, लाइक सक्सेशन, सबवर्शन अगेंस्ट चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट, टेररिज्म एंड कंक्लूडिंग विद फॉरेन forces. Next question is, which state has requested to railway to allow bank court employees to travel via लोकल ट्रेन? कौन सी वो स्टेट है जिसने रेलवे को ये रिक्वेस्ट किया हुआ है, रेलवे से ये बोला है कि आप जो है जो बैंक के लोग कर्मचारी हैं और जो कोर्ट के एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको लोकल ट्रेन के माध्यम से वो ट्रैवल कर सकें। तो आप उन स्पेसिफिक लोगों के लिए आप ट्रेनें चलाइए। किन के लिए? बैंक के लोगों के लिए, कोर्ट के लोगों के लिए, कोर्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप लोकल ट्रेन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सी स्टेट ने ये रिक्वेस्ट किया है रेलवे से? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने हाल ही में रिक्वेस्ट किया है रेलवे से कि वो अलाउ कर दे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे हाई कोर्ट के या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉयज़ हैं, या और भी कोई वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं जो कि ट्रैवल कर सके लोकल ट्रेन से वो ट्रैवल कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट किया है। हालांकि इसका अप्रूवल जो है लेना बाकी है। द फाइनल डिसीजन फॉर द सेम विल बी टेकन बाय रेलवे। रेलवे इसका डिसीजन लेगी और बताएगी कि ऐसे लोगों को अप्रूव किया जाएगा कि नहीं कि वो आने जाने के लिए लोकल ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र ने ये इनिशिएटिव लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेपरेटिस्ट काश्मीरी लीडर सैयद अली शाह गिलानी हैज़ क्विट विच पॉलिटिकल फ्रंट? हाल ही में सेपरेटिस्ट अलगाववादी कश्मीर लीडर सैयद अली शाह गिलानी ने क्विट किया हुआ है किस पॉलिटिकल फ्रंट को? राइट इसका आंसर है ऑप्शन ए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पॉलिटिकल फ्रंट है जिसको अलगाववाद कश्मीरी लीडर जिनका नाम है सैयद अली शाह, जिन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को क्विट कर दिया हुआ है। सैयद अली शाह गिलानी हैज़ क्विट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, द बिगेस्ट सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल फ्रंट इन कश्मीर। कश्मीर की सबसे बड़ी
अलगाववादी पॉलिटिकल फ्रंट है। ये 90 years old, the 90-year-old had been the face of Kashmir separatist politics for over 3 decades। तकरीबन 3 दशकों से ये अलगाववाद की पॉलिटिकल फ्रंट की जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्फ्रेंसेस है, ये चल रही है। तो इसमें जो गिलानी थे, इसके मेन मुख्य चेहरे थे, तो इन्होंने क्विट कर दिया हुआ है इस कॉन्फ्रेंस को। गिलानी हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर द राइज इन मिलिटेंसी एंड ब्लड शेड इन काश्मीर। गिलानी के ऊपर में ये ब्लेम किया गया था कि जो भी काश्मीर में मिलिटेंसी मतलब आतंकवादी हो रहा है या जो खूनी संग्राम वहाँ पे हो रहा है, उसके लिए आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सेपरेटिस्ट काश्मीरी सैयद अली शाह गिलानी ने क्विट किया हुआ है पॉलिटिकल फ्रंट, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस को। हरियत कॉन्फ्रेंस, ये नाम याद कर लो। हरियत बोल सकते हो या हुरियत बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, उसको आप देख लेना अपनी प्रोनाउंसिएशन में। नेक्स्ट है कि ईरान हैज़ इशूड एन अरेस्ट वारंट फॉर विच अमंग द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर्स। हाल ही में ईरान ने अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है दुनिया के सबसे बड़े लीडर के लिए, तो वो कौन है जिसके लिए अरेस्ट वारंट ईरान ने इशू किया है? गाइस राइट आंसर है ऑप्शन ए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान ने हाल ही में इशू किया है, अरेस्ट वारंट इशू किया हुआ है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और क्यों किया हुआ है? क्योंकि उनका कहना है कि जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस ने कुछ टॉप ईरानी जनरल को किलिंग की हुई है, उनकी हत्या की हुई है, और उनका नाम है कासिम सुलेमानी की हत्या की हुई है। तो इसके लिए आपको जो है रेड नोटिस जारी करने के लिए बोला है, इंटरपोल को बोला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये, क्योंकि ईरान ने इंटरपोल की हेल्प मांगी हुई है। इंटरपोल को बोला है कि आप रेड नोटिस जारी करो ट्रंप को और उनको अरेस्ट करो, अरेस्ट वारंट जारी करो, और उन लोगों को भी जो है अरेस्ट करो जो कि इस पूरे सुलेमानी के कत्ल में जो पूरे लोग इन्वॉल्व थे, जिनका मर्डर मतलब इनको किल किया गया हुआ था, और ये ईरान के थे, ईरानी जनरल थे सुलेमानी। तो उनका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इंटरपोल को बोला है कि रेड नोटिस जारी करिए और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को आप अरेस्ट करिए, साथ में उन लोगों को भी अरेस्ट करिए जो इस पूरे वाक़ये में शामिल थे, क्योंकि वहाँ पे ईरान के जो जनरल थे सुलेमानी, उनकी हत्या हुई थी। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कोवैक्सीन वाला तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक जो कंपनी का नाम पता होना चाहिए, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, उसका भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम कल की नेक्स्ट वीडियो में।